नमस्ते साथियों। आज हम टॉपिक लेके आए हैं संधि का। आज हम संधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि संधि के साथ आप कितने टॉपिक क्लियर कर सकते हो, है ना। तो देखिए कि संधि तो हमारे पास में 100% हम सीख ही जाएंगे, ठीक है। वही हम संधि के द्वारा क्या करेंगे, जो शब्द शुद्धि है वो लगभग 80% हम शब्द जो अशुद्ध लिखते हैं उसको हम शुद्ध लिखने लग जाएंगे। अब पता भी मतलब चलने लग जाएगा कि कौन सा शब्द अशुद्ध है कौन सा शुद्ध है संधि से, है ना। वहीं पे हम उपसर्ग की बात करें तो कम से कम 50% उपसर्ग हम संधि से सीख जाएंगे, क्योंकि संधि में हमको लगभग बहुत से उपसर्ग है जिसके साथ संधि होती है, तो उससे हमको पता चल जाएगा। भाई हम समास की बात करें तो 25% हम सीख जाएंगे समास के उदाहरण संधि से। अब प्रत्यय भी हम 25% सीख जाएंगे। तो एक ही टॉपिक हम पढ़ेंगे अच्छे से, तो उससे हम शब्द शुद्धि, उपसर्ग, समास और प्रत्यय इनको भी लगभग थोड़ा बहुत हम सीख लेंगे। तो अब देखेंगे कि संधि क्या होती है। तो देखिए क्या है संधि। बोलते समय दो शब्दों के पास पास आ जाने पर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब विकार क्या होता है, तो परिवर्तन को कहते हैं, ठीक है, जो बदलाव आता है, ठीक है। कब, जब हम बोलते हैं, बोलते समय दो शब्द पास पास आ जाए तो उसमें वर्णों में विकार होना चाहिए, तब क्या होता है, संधि कहलाती है। अब देखिए संधि कब बनी। शुरू से तो बुजुर्ग, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो भाषा मतलब बोलते रहते थे, तो जो शब्द हम वो बोल देते थे, है ना। तो उसके बाद में क्या किया, नियम बनाए गए। तो पहले क्या है, भाषा आई, उसके बाद नियम आए हैं। तो बहुत से अपवाद भी है। तो देखेंगे जैसे हम आम तौर पे जो डेली हम बोलते हैं, जैसे 500 का नोट है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, 500 बोल देते हैं, ठीक है। पाँच पाँच और 100 अलग अलग है, लेकिन हम एक साथ क्या बोल देते हैं, उसको 500 क्या बोल देते हैं, 500। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, न का क्या हुआ, आगमन हो गया। मतलब यहाँ पे क्या, व्यंजन संधि। यहाँ न आ गया, दो शब्द है आपस में, ठीक है, लेकिन दोनों जैसे ही मिले उसमें क्या हो गया, ना आ गया, परिवर्तन हुआ, विकार आया। तो इसको क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। जैसे डाकघर, लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे, डाकघर। अलग अलग एक का है, का किसमें बदल गया, ग में बदल गया। तो जो हम आम बोलचाल में बोलते हैं उसमें भी संधि होती है। तो ऐसे ही क्या हुआ, जो बाकी शब्द थे उनको बोला जाता था कि उसके अनुसार क्या की व्याकरण बनाई गई, उसके नियम बनाए गए कि कहाँ से कौन सा वर्ण आया है, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत से शब्द हैं जहाँ पे नियम काम नहीं करते, वो अपवाद होते हैं। तो संधि में सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले तो आपको अर्थ के अनुसार आपको संधि करते आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नियम लग तो रहा है लेकिन वहां अर्थ भी बैठना चाहिए दोनों का। अगर अर्थ नहीं बैठ रहा है तो वहां पे संधि नहीं होगी, ठीक है, मतलब गलत भी हो सकती है। अर्थ के बाद में आपको क्या याद रखना है, नियम। नियम के अनुसार संधि होती है। और जहाँ पे अर्थ और नियम दोनों ही काम न करे वहां पे क्या होता है, अपवाद होता है संधि का, ठीक है। ये हो गया। जैसे कि हमारे पास में एक शब्द है, दूसरा शब्द लेते हैं। ये रुक जाइए, हम दूसरा लेते हैं, है ना। जैसे कोई उदाहरण से हम समझेंगे कि कैसे हमको अर्थ, नियम और अपवाद को याद रखना है। जैसे हमारे पास में है मुक्ताकाश, ठीक है। अब इसका हम अगर विच्छेद करें तो कैसे हो सकता है, ये हो सकता है मुक्त धन आकाश, और हो जाएगा मुक्ताधन आकाश। अब देखिए नियम से तो यहाँ पे और आ है, और आ मिलके क्या बनता है, आ बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आ और आ है, और दोनों मिलके भी क्या बनता है, आ बनता है। दोनों अगर नियम देखा जाए तो दोनों ही क्या है, सही है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आ आया है, तो या तो इस रूप से आया या फिर इस रूप से, दोनों ही रूप से यहाँ पे क्या है, सही है, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे इसमें से कौन सा सही है। तो देखेंगे अब क्या, अर्थ। अर्थ भी हमको पता होना चाहिए,
मुक्त मतलब जो खुला हो, और आकाश, आकाश कैसा, मुक्त है। और यहाँ मुक्ता के साथ क्यों नहीं होगा, क्योंकि मुक्ता, मुक्ता किसको कहते हैं, मोती को। ठीक है, तो मोती का आकाश होता है क्या, नहीं होता है। तो यहाँ पे अर्थ बैठ रहा है क्या, मुक्ता के साथ नहीं, तो याला हमारे पास में गलत हो जाएगा और याला सही। तो देखो नियम के साथ में हमको अर्थ भी याद रखना है। और वही अपवाद की बात करें तो अपवाद के लिए हमारे पास में उदाहरण हो जाएगा विश्वामित्र। अब ये किससे मिलके बना है, देखिए दो कंडीशन हो सकती है, विश्वधन अमित्र। तो ये व का और अ दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से सही हो रहा है। लेकिन विश्वामित्र किसको बोला, जो पूरे विश्व का मित्र हो। ये विश्व तो अमित्र, जो मित्र ना हो, तो यहाँ पे उल्टा अर्थ देंगे अमित्र से। तो यहाँ पे क्या हो रहा, अर्थ भी काम नहीं आ रहा और नियम भी काम नहीं आ रहा। यहाँ क्या है, अपवाद है, दीर्घ स्वर संधि का अपवाद। कैसे, ये किससे बनेगा, ये बनेगा विश्वधन मित्र से। अब यहाँ पे तो अ है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ म है। तो स्वर संधि में तो दोनों ही तरफ क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये पूरे विश्व का क्या है, मित्र है। एक दो के मित्र हो तो नॉर्मल बात होती है, लेकिन पूरे विश्व का मित्र होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे आ का आगमन हो गया। उसको हमारे बुजुर्ग ने क्या बोला, विश्वामित्र बोला। विश्वमित्र ना बोल के क्या बोला, विश्वामित्र। तो ये क्या है, अपवाद है। तो इस प्रकार से हमको याद रखना है। अब आगे देखेंगे हम कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो देखेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि होती है 3 प्रकार की, उसमें स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ठीक है, अब देखेंगे स्वर संधि होती है तो स्वर संधि कब होंगी, जब स्वर वर्ण और स्वर वर्ण का क्या होगा, मेल होगा, है ना, और विकार परिवर्तन होगा उसमें। तो क्या आएगा, स्वर आएगा। उसको क्या कहते हैं, हम स्वर संधि कहेंगे। ठीक है, दोनों ही शब्द जो रहेंगे उसमें दोनों, जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण है। जैसे कि हमारे पास में यह है विद्यालय, विद्याधन आलय। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ध के साथ में ये क्या है, आ है, और यहाँ भी क्या है, आ है। तो दोनों ही वर्ण क्या है, स्वर है। तो क्या हो जाएंगे, स्वर संधि। और व्यंजन संधि कब कब हो सकती है, इसके 2 कंडीशन है। या तो दोनों ही वर्ण क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, या फिर ये हो जाएंगे हमारे पास में व्यंजन, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, स्वर। या फिर पहले स्वर हो जाएगा और बाद का वर्ण क्या हो जाएगा, व्यंजन। मतलब एक हमारे पास में व्यंजन होना चाहिए, 2 तो रहेगा तब तो व्यंजन होंगी, लेकिन दोनों में भी क्या होना चाहिए, एक अगर व्यंजन है तो क्या होंगी, तीनों मिलके क्या बनाएंगी, वो व्यंजन संधि बनाएंगी। भाई विसर्ग संधि क्या क्या कंडीशन हो सकती है, आपके पास में होना चाहिए सबसे पहले विसर्ग प्लस स्वर, तब भी विसर्ग संधि बनेगी। या फिर विसर्ग प्लस क्या होना चाहिए, व्यंजन, तब भी क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि बनेगी। तो इस प्रकार से हमारे पास कितनी संधि है, 3 संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आगे हम देखेंगे स्वर संधि को पढ़ेंगे सबसे पहले। तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि हमको क्या चीज याद रखना है, अर्थ, नियम और अपवाद। ये तीनों को हमको याद रखना है, तभी हम सही संधि कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से उदाहरण है जिसमें कि नियम काम नहीं करते, कहीं पे अर्थ के आधार पे। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको बहुत से टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अब देखेंगे हम जैसे मुक्तावली। अब ये क्या है, 2 कंडीशन हो सकती है इसकी। ये बन सकता है मुक्तधन अवली से, ठीक है, या फिर बन सकता है मुक्ताधन अवली से। ठीक है, आवली तो नहीं होता है, हमको पता है। ठीक है, तब ये दोनों में से कौन सा होगा, मुक्त होगा या फिर मुक्ता होगा। तो हमको ये याद रखना है कि अवली का अर्थ क्या होता है, कतार होता है ना, एक लाइन से जो कतार होती है। ठीक है, और मुक्त, अगर हम मुक्त की बात करें तो जो कतार में ना हो या फिर एकदम मुक्त फ्री हो,
तो वो कतार में हो सकता है क्या? नहीं। तो दोनों का अर्थ बैठेगा क्या? मुक्त और अवली का नहीं बैठेगा। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे वहीं पे हम देखेंगे कि मुक्तावली है, तो मुक्तावली में क्या हो जाएगा हमारे पास में? देखो, ये मुक्ता किसको कहते हैं? मोती को। और अवली मतलब कतार, जो मोती कतार या फिर मोती की माला। ठीक है, तो मोती की माला होती है। तो ये मुक्तावली का जो संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा? मुक्ता के साथ होगा, ना कि मुक्त के साथ में। वही हम मुक्ताकाश का देखें तो ये क्या हो जाएगा? मुक्त धन आकाश, या फिर हमारे पास में हो जाएगा मुक्ताधान आकाश। अब देखेंगे कि मुक्त धन आकाश, आकाश कैसा होता है? मुक्त होता है, मोती का आकाश नहीं होता। तो हमारे पास में ये पहला वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और मुक्त मतलब मोती का आकाश होगा क्या? नहीं। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वैसे इसका देखेंगे हम मुक्ताहार का, तो ये देखेंगे मुक्तधन आहार, या फिर हो जाएगा मुक्ताधान आहार। अब देखिए, आहार खाने की चीज, ठीक है, तो मुक्त आहार होता है क्या? अगर आहार है तो मुक्त के साथ तो कोई संधि नहीं हो रही है, कोई उसका अर्थ नहीं बैठ रहा है। तो हमारे पास में क्या जाएगा? गलत हो जाएगा। वहीं पे हम देखेंगे मुक्ता आहार, मोती का आहार होता है क्या? नहीं होता है। तो ये भी हमारे पास में गलत हो जाएगा। तो हमारे पास में सही क्या होगा? अभी देखिए, इसका मुक्ताहार का क्या अर्थ होता है? हमने बोला सोने का हार, चांदी का हार। वैसे ये क्या है? मुक्ताहार मतलब कि मोती का हार। ठीक है, मुक्ता किसको कहते हैं? मोती को। तो ये क्या है? मुक्ता धन हार है। ठीक है, ना इसमें कोई परिवर्तन आया है, ये जैसे के वैसे क्या हुआ? जुड़ गए हैं। ठीक है, तो इसमें कोई संधि ही नहीं है ना, ये अपवाद हो गया। तो इसमें कोई संधि है क्या? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा हमारे पास में। क्या हो जाएगा ये हमारे पास में? ये हो जाएगा संयोग। ठीक है भाई, विश्वामित्र देखेंगे हम, तो विश्वामित्र का हमने आगे देखा था कि किसके साथ होगा? ये हो जाएगा विश्वधन अमित्र हो जाएगा, जो कि हमारे पास में गलत, क्योंकि अमित्र जो मित्र ना हो, और विश्वामित्र का अर्थ है जो पूरे विश्व का मित्र हो, तो इसके साथ में संधि गलत है। तो इसकी जो सही होंगी वो क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगी विश्वधन मित्र के साथ में। यहाँ पे क्या हो रहा? आ का आगमन हो रहा है। ठीक है, ये क्या है? दीर्घ स्वर संधि हमारे पास में। ठीक है, यहाँ पे आ का आगमन हुआ है और ये अपवाद है। ठीक, अब आगे देखेंगे स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो संस्कृत के आधार पर अगर पूछा जाए आपसे, तो स्वर संधि कितने भेद होंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है, और भाई हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं? हमको संस्कृत का तो पढ़ना नहीं है, इसका पढ़ना है। इसमें जो छठवा होता है वो पूर्व रूप संधि होती है। इसमें जो 5 होते हैं वो कौन से हो जाएंगे? दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, गुण स्वर संधि हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा, यन स्वर यन संधि हो जाएगा हमारे पास में, और अयाधि संधि। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। 5 प्रकार हो गए संधि के। अब इसके नियम देखेंगे, दीर्घ स्वर संधि कब कब बनते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे अ या फिर आ, या फिर अ या आ, जब वो वर्ण, ठीक है, मतलब कि शब्द, जैसे मैंने आपको बताया था विद्या, धनालय, तो याला या फिर यहाँ का, दोनों क्या है? आ है। तो यहाँ पे आ भी हो सकता है और अ भी हो सकता है। यहाँ पे आ या फिर अ, जब दोनों मिलेंगे तो वहां क्या बनेगा? वो आ में परिवर्तन होगा। और जहां भी आपको आ दिखे वो क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है भाई, ई वाला अगर देखे तो बड़ी बनेगा,
ऊ और ऊ मिलेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। और संस्कृत में क्या होता है, री के साथ, है ना, जब री और री मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, दीर्घ री बन जाते हैं। ये संस्कृत की संधि है, हिंदी में नहीं है, तो इसको हिंदी में मतलब हमको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, इससे प्रश्न भी नहीं आएंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है। ये बहुत सिंपल है, दीर्घ स्वर संधि तो आपको सभी को आता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, अभी हम नियम देखते हैं फिर उदाहरण देखेंगे। गुण संधि, गुण संधि में आपको क्या रखना है, जब अ और आ हो पहले वाले शब्द के अंतिम में, और जो बाद वाला शब्द है उसके शुरू में ई हो, है ना, कोई भी छोटी या फिर बड़ी ई हो, तो दोनों जब मिलेंगे तो किसमें बदलेंगे, ए में बदलेंगे। ठीक है, मतलब गुण संधि में आपको क्या रखना है, ए की मात्रा। वैसे अ और अ, उ और ऊ है, अगर अ के बाद में ऊ आए तो क्या बदलेगा, वो ओ में बदलेगा, मतलब आपको ओ की मात्रा याद रखना है। अ और आ के बाद री है तो वो क्या किसमें बदलेगा, अर में। अगर ये तीनों चीज दिखती है आपको कहीं भी तो कौन से संधि के उदाहरण होंगे, गुण संधि के उदाहरण। ठीक है, देखिए इसको नियम को याद रखना है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने दीर्घ स्वर संधि में देखा और अ मिलके क्या बनता है, आ बनता है। भाई छोटी बड़ी मिलके भी क्या बनता है, दीर्घ ही बनता है। उ और ऊ मिलके बड़ा ऊ बनता है। ठीक है, ऐसे ऐसे आ रहा है। अब देखेंगे जब अ और आ के साथ में क्या मिलेगा, ये ई मिलेंगी। ठीक है, तो इसके बाद हमको यहाँ तक के तो हमने कर लिया है दीर्घ संधि में, तो ये जब मिलेंगे तो ये क्या हमारे पास में ये बचा, तो ये बनेगा ए। ठीक है भाई, और आ के साथ में जब ऊ मिलेगा तो इसको छोड़ देना है। अब क्या है ओ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये आपको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में आपको याद रखना है और आ के बाद में ए और ए बने तो किस में बदलेगा, ए में। भाई और आ के बाद में ओवर औ आए तो किस में बदलेगा, औ में। तो इसमें आपको कैसे याद रखना है, जैसे गुण संधि में एक मात्रा थी ओ की मात्रा। ठीक है, अब वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या होता है, वृद्धि मतलब उसमें बढ़ोतरी करना। अब जब एक एक है तो हम जैसे मान लिया कि एक चोटी बांध के जा रहा कोई, है ना, अब उसको बोला वृद्धि करके आना है तो दो चोटी बनाएगा। ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक की जगह दो चोटियां हो जाएगी। ठीक है, ये वृद्धि संधि की पहचान होगी। अब आगे हम देखेंगे यन संधि। यन संधि में हमको याद रखना है ई और ई, इसके बाद में असमान स्वर, मतलब कि आ जाए, आ जाए, ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, ए आ जाए, आ जाए, ओ आ जाए, आ जाए, तो किस में बदलेगा, आधे या में बदलेगा। देखिए इसके जब हम उदाहरण करेंगे तब अच्छे से आपको समझ आएगा। अभी मैं आपको शुरू में सिर्फ नॉर्मली आपको ये नियम बता रहा हूँ। वैसे ऊ और ऊ, इसके बाद असमान स्वर, मतलब ऊ और ऊ को छोड़ के कोई भी असमान स्वर आ जाए तो किस में बदलेगा, व में बदलेगा। ठीक है, वही दी के बाद असमान स्वर आए तो क्या बदलेगा, र में बदलेगा। ये तीनों ही हमको याद रखना है। ठीक है, या व और र, हिंदी में यही काम आएगा। ये न वाला किसमें है, ये संस्कृत में, ये वर्ण संस्कृत में था तो ये संस्कृत में संधि थी। ठीक है, तो ये आपको याद नहीं रखना है, ये इनको चारों वर्णों को यन बोला जाता था। अब आगे देखेंगे अयादी संधि। अयादी संधि का क्या नियम है हमारे पास में, ए के बाद में असमान स्वर आए, इसको छोड़ के कोई भी असमान, अ ई उ, ठीक है, कोई भी आए तो किसमें बदलेगा, आय में। और ये देखिए इसका बड़ा भाई ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आय की जगह यहाँ पे आ हो जाएगा। ठीक है, वैसे ओ वाले में है, ओ के बाद असमान स्वर ये है, आ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे औ, अब इसका बड़ा भाई ये है तो ये व, आव है तो ये क्या जाएगा, आव यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ए जब हम बोलते हैं तो होठ गोल नहीं होते हैं तो ये हो जाएगा य में भी होठ गोल नहीं होते, लेकिन ओ बोलते हैं तो होठ गोल होता है। व में भी होठ गोल होते हैं, तो ओ का संबंध व से हो जाएगा, ए का संबंध या से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने पूरे नियम पढ़ लिए पांचों संधि के। अब दीर्घ स्वर संधि के हम उदाहरण देखें। देखिए
आपको नॉर्मली बहुत से लोग ऐसे सिंपल पढ़ा देते हैं, विद्यालय हिमालय, ये तो आप बिना मतलब पढ़े भी आप आराम से कर लोगे, लेकिन मैंने ऐसे उदाहरण रखे हैं जिसको बहुत मुश्किल जाती है। जैसे हम पहचान तो लेंगे, आपसे पूछा जाए कि दावानल में कौन सी संधि है, तो आप यहाँ पे आ देख के बता दूंगे कि कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि इसको कैसे याद रखें। आपको कहीं आ दिख जाए, बड़ी दिख जाए और बड़ा ऊ दिख जाए, जैसे हमको यहाँ दावानल में यहाँ पे बीच में दिख गया है ना, आ दिख गया, तो हम इससे पहचान लेंगे कि कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, अब देखिए इसका बताइए आपको कि दाव धन अनल होगा या फिर दावा धन अनल होगा। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये क्या है, हमने नियम देखा अ हो या फिर आ, तो ये और मिलके भी क्या बनेगा, आ बनेगा। और यहाँ पे क्या है, आ है और धन अ है, तो दोनों मिलके क्या बनेगा, आ ही बनेगा। दोनों कंडीशन में सही बन रहा है, लेकिन अर्थ भी बैठना चाहिए। ठीक है, दावानल का क्या अर्थ होता है, तो उस हिसाब से हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है, मतलब जो जंगल में आग लगी होती है उसको बोलते हैं दावानल, तो उस हिसाब से हमको देखना है कि दाव या फिर दावा, तो किसके साथ में इसका जो संधि विच्छेद होगा वो सही होगा। तो आप बताइए कि इसमें से याला सही है या फिर याला। और वैसे कारागार है, इसमें भी आपको बताना है। देखिए दाव दाव बोलते हैं, ठीक है, जंगल या फिर वन को। ठीक है, तो अनल मतलब हो जाता है अग्नि, तो जो जंगल की अग्नि उसको बोलते हैं दावानल। यहाँ पे हमारे पास में पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और दावा किसको बोलते हैं, दावा करना, मुकदमा करना, है ना, तो इसके साथ तो अग्नि का कोई संबंध ही नहीं बैठता है, तो याला हमारे पास में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भाई कारागार का देखेंगे तो कार धन आगार, आगार होता है स्थान। ठीक है, कार शब्द तो अंग्रेजी या फिर हम बोले विदेशी शब्द है, तो संधि में उसका कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, कारा, कारा किसको बोलते हैं, सीमा को, है ना, सीमा रेखा को बोला जाता है कारा। अब देखिए जैसे ये बाउंड्री है, इसके अंदर ये मकान वगैरह है। ठीक है, जो सीमा के अंदर जो मकान वगैरह है, आगार है, स्थान है, उसको क्या बोलते हैं, कारागार, मतलब जेल को। ठीक है, तो ये जो एक बाउंड्री बनी है इसके अंदर जो ये है, इसको बोलते हैं कारागार। तो कारा के साथ में क्या होगा, इसका सही संधि विच्छेद होगा, ये हमारे पास में गलत हो जाएगा, कार के साथ नहीं होगा। अब देखेंगे सप्ताह का क्या हो जाएगा, सप्तधन अह हो जाएगा या फिर सप्तधन आह हो जाएगा, बताइए इसका क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दोनों ही गलत है। ठीक है, अ कुछ नहीं होता है, आ भी कुछ नहीं होता है। सप्त मतलब सात, सप्ताह किसको बोलते हैं, 7 दिनों के समूह को, सोमवार से रविवार के जो 7 दिन है उसके समूह को बोलते हैं। क्या 7 तो सही है, 7 मतलब संख्या हो गई 7, और किसको बोलते हैं, दिनों को बोलते हैं, 7 दिनों को के समूह को सप्ताह बोलते हैं। दिन को अ बोलते हैं ना, आ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आहन बोलते हैं। ठीक है, तो सप्ताहन का किसके साथ में होगा, ये हो जाएगा सप्तधान आहन। तो हमारे पास में याला सही हो जाएंगे, दोनों ही क्या है, गलत हो जाएगी। अर्थ भी बैठना चाहिए, अ के साथ तो वैसे और मिलकर आ हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ कोई औचित्य नहीं बैठ रहा उसका। ठीक है, इसके साथ होगा सप्त और आहन का। ठीक है, तो ये और ये मिलके क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ये हो गया आ। लेकिन यहाँ क्या हुआ, न का लोप भी हो गया है। ठीक है, तो सप्ताह में क्या है, दो संधि है, एक तो दीर्घ स्वर संधि है और न का लोप होने के कारण इसमें व्यंजन संधि भी है। तो ये हम आगे देखेंगे, हमारे पास में और उदाहरण है। जैसे मध्याह्न है, तो इसका क्या हो जाएगा, मध्यधन अहन हो जाएगा, ये इस प्रकार से है, या फिर मध्यधन अहन किसके साथ होगा सही। अब यहाँ पे देखेंगे तो मध्य और ये देखेंगे, ह आधा और न पूरा है। ठीक है, तो हम अगर देखने जाए नियम से तो हमको यही लगेगा कि याला सही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन याला गलत है। कौन सा सही है, मध्याह्न अहन। मध्याह्न किसको बोलते हैं, दोपहर के समय, जो दिन के मध्य का समय उसको बोलते हैं मध्याह्न, तो ये वाला होगा। ये तो कोई शब्द ही नहीं होता है। ये आहन किसको कहते हैं, दिन को, जो दिन मध्य दिन
ठीक है, तो इसके साथ होगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जैसे हम संधि करते हैं तो आ आने के कारण क्या होता है, हमारा जो उच्चारण स्थान है इस पे अधिक आ जाता है, और उसी के कारण क्या होता है, यहाँ पे बदलाव हो जाता है। इसमें क्या बदलाव हुआ, ये जो ह है वो आधा हो जाता है और ना कैसा हो जाता है, पूरा हो जाता है। क्योंकि हम जैसे ही बोलते मध्या, तो यहाँ पे आ में हम अधिक उच्चारण करते हैं, तो यहाँ पे जो ह है, ठीक है, तो वहां पे हमारा उच्चारण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ह कैसा हो गया, आधा हो गया, न कैसा हो जाएगा, यहाँ पे पूरा हो जाएगा। ठीक है, आया समझ आपको, तो इस प्रकार से होगा। वैसे अपराहन हो जाएगा, ठीक है, ये अपर आहन हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इसके साथ। पूर्वान में भी पूर्व आहन हो जाएगा। इसकी हम शुद्ध वर्तनी देखेंगे तो याला ना होगा, क्यों, देखिए ये ना इस ना में क्यों बदला, अपराह्न में ये रहा है इस कारण, पूर्वाह्न में क्या है रहा है इस कारण बदल गया, और मध्याह्न में या कोई ना ये रह नहीं है इसलिए ना कैसा है जैसे का वैसा है। अगर इसका जो रूप है ये शुद्ध रूप हो जाएगी, ठीक है। वैसे अपराह्न ये भी चल जाता है, प्रचलित शब्द है इसलिए, ठीक है, या लेना वाला। लेकिन शुद्ध रूप अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो या लेना वाला है, ये दोनों हो जाएगा। आगे हम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण। जैसे हमारे पास है वातायन, ठीक है, वातायन बात करते हैं हवा को, तो इसका हो जाएगा वात धन अयन के साथ हो जाएगा, ठीक है। रामायण का क्या हो जाएगा, राम धन अयन हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने परिवर्तन है, और मिलके आ बन गया यहाँ पे, और ये न बदल गया र के कारण इस न में। तो यहाँ पे कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि प्लस व्यंजन संधि। भाई नारायण में देखेंगे तो नारा धन है, नारा कहते हैं जल को, और जल में जिसका स्थान है उसको क्या कहते हैं, नारायण, मतलब विष्णु भगवान को, ठीक है। इसका मुख्य तो संधि विच्छेद नारा के साथ होता है, और नार धन अयन के साथ भी इसका संधि विच्छेद सही है, ठीक है। नर मतलब मनुष्य मानव, अयन मतलब जो मानव का रास्ता दिखाए आपको। जैसे कि नारायण का जो अवतार है राम भगवान, उन्होंने मानव जीवन में अवतार लेके क्या किया, हमको उसका रास्ता दिखाया, जीवन जीना सिखाया, ठीक है। तो वो भी इस अर्थ में क्या हो जाएगा, नर्धन अयन के साथ भी इसके संधि विच्छेद सही है। इसमें भी दो संधि है, एक तो दीर्घ स्वर संधि, और ये न का परिवर्तन इस न में हुआ, तो इससे क्या हो जाएंगी, व्यंजन संधि हो जाएंगी। वही हम देखेंगे आमाशय, तो ये होता है आम। अब आम खाने वाला नहीं होता है ना, आम मतलब कि अम्ल, ठीक है, एसिड। वही आशय जो हमारा पेट है जिसमें अम्ल रहता है ना, उसका जो स्थान है उसको क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। वही हास्यास्पद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हास्य। आस्पद मतलब कि आस्पद मतलब होता है पैदा करने वाला, ठीक है, जो हंसी पैदा करने वाला उसको क्या कहते हैं, हास्यास्पद वाक्य कह दिया है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखेंगे हमने अ और आ वाले हो गए, अब ई वाले देखेंगे। तो कभी भी आपको याद रखना है कि जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग में क्या होता है, छोटी वाले होंगे और छोटा ऊ वाले होंगे, बड़ी बड़ा ऊ वाले उपसर्ग नहीं मिलेंगे आपको। जैसे प्रतीक्षा है तो इसमें ये प्रति नहीं होगा, है ना, ये क्या है, गलत है, ठीक है। वैसे तो ये प्रतीक्षा का क्या हो जाएगा, प्रतिधन इच्छा हो जाएगा। अब आपको याद रखना है कि इच्छा शब्द, ठीक है, किससे बना है, बड़ी से बना है ना, क्योंकि कंडीशन देखिए ये आ सकता है, यहाँ पे ये भी दे सकते हैं आपको प्रतिधन इच्छा, है ना, ये तो गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है बड़ी, और इसी से बना है इच्छक, या इसी से शब्द से बना है इक्षण, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये क बड़ी वाले, ये देखिए इसको याद करने की ऐसी कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती है, ये बस आपको याद ही रखना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। कुछ शब्द ऐसे जिनको याद ही करना पड़ेगा आपको। अधीक्षक में क्या हो जाएगा, अधि उपसर्ग है। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप इससे एक तो शुद्ध लिखना भी सीख जाओगे और उपसर्ग भी। अब देखिए जैसे आपसे पूछा जाए कि अधीक्षक है, इसमें उपसर्ग क्या है, तो आप तो ये देख के बता दोगे कि अधि उपसर्ग है, ठीक है। लेकिन अगर आपको संधि आती है तो आप पता लगा लोगे कि ये बना किससे है, ये बना है अधिधन इक्षक से, ठीक है। अब ये छोटी और बड़ी मिलके क्या हो जाएगा,
बड़ी बनता है तो ये बना अधीक्षक, मतलब ये वाला गलत है। इसमें जो उपसर्ग है वो क्या हमारे पास में छोटी वाला अधि। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उपसर्ग भी सीख सकते हो। तो ये हो जाएगा। परीक्षण में क्या हो जाएगा, परिधान इक्षण हो जाएगा। विक्षक में क्या हो जाएगा, विधान इक्षक हो जाएगा। ये देखिए छोटी 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 छोटी, उपसर्ग में क्या होता है छोटी होते हैं। अभिक्षा में क्या हो जाएगा, ये छोटी वाला अभिधन इप्सा। और ये अति इंद्रिय में क्या हो जाएगा, ये देखिए छोटी अतिधन इंद्रिय। इंद्रिय में आपको याद रखना है छोटी है होगा। ठीक है, आप देखेंगे और उदाहरण हमारे पास में ई और ई वाले है ना। इसमें देखेंगे छोटी ई वाले, देखेंगे ये रविंद्र है। अब सब बहुत से लोगों के नाम होते हैं वो ऐसे लिख देते हैं। अब ये नाम है तो ये चल जाता है, ठीक है, अगर किसी का भी नाम रविंद्र है, लेकिन वर्तनी में अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपको याद रखना है कि ये सही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए रवि में तो छोटा ही होता है, लेकिन इसके साथ जैसे इंद्र जुड़ा तो ये ई और ये वाली मिलके क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही बड़ी हो जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा रविंद्र। वहीं पे देखेंगे कविंद्र भी क्या हो जाएगा, कविधन इंद्र हो जाएगा। मुनीन्द्र भी मुनिधन इंद्र। अब शब्द शुद्धि में अगर छुट्टी है तो आप पता लगा सकते हो इसका संधि विच्छेद करके कि जब ई और ई मिलेंगी तो क्या बनेंगी, बड़ी बनेंगी, मतलब दीर्घ ही होना चाहिए। कविंद्र हो जाएगा, मुनीन्द्र हो जाएगा, वारिस हो जाएगा, वारिधन ईस हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे क्षितिज हो जाएगा, क्षितिधन ईस हो जाएगा, महिष हो जाएगा, गिरिधन ईस हो जाएगा। ठीक है, जो गिरी का राजा हो हिमालय, क्षिति मतलब पृथ्वी का जो राजा है उसको राजा कहते हैं, वारी मतलब जल का जो राजा है उसको क्या कहते हैं, समुद्र कहते हैं। वहीं पे मुनीश्वर क्या हो जाएगा, मुनिधन ईश्वर हो जाएगा। ठीक है, किसको कहते हैं, तो भगवान शिव को कहते हैं। योगीश्वर किसको कहते हैं, योगिंधन ईश्वर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, आपको योगी के साथ शब्द नहीं करना, संधि नहीं करना है। योगिन शब्द होता है संस्कृत का। ठीक है, तो योगिन में न का लोप हो रहा है, व्यंजन संधि भी है, उसके बाद में ये ई और ये ई करके बड़ी ही हो रही है, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि भी है। योगेश्वर किसको कहते हैं, भगवान शिव को कहते हैं। ठीक है, और योगेश्वर किसको कहते हैं, तो भगवान कृष्ण को कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे, अभी हमने ह्रस्वदी ई वाले देखे उदाहरण, अब हम देखेंगे दीर्घ ई वाले। अब आपको ये शब्दों में याद रखना है, मही में बड़ी मात्रा होती है, यति में बड़ी की मात्रा, सुधी में बड़ी की मात्रा, फणी में भी बड़ी की मात्रा। देखेंगे महिष, तो ये बन जाएगा मही और इस से बना। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, क्षिति, ये भी पृथ्वी का ही पर्यायवाची है, लेकिन इसमें छोटी ही है, और मही में क्या है, बड़ी है। यति तपस्वी, इंद्र मतलब शिव। ठीक है, सुधी इंद्र बुद्धिमान व्यक्ति को कहते हैं, कि सुधी किसको कहते हैं, बुद्धि को कहते हैं। और यहीं पे अगर हम देखें कि सुधी छोटी वाला है, ठीक है, तो वो किसको कहते हैं, याद को कहते हैं। और याद का इंद्र मतलब याद का स्वामी होता है क्या, नहीं होता है, बुद्धि का स्वामी होता है, इसलिए सुधी मतलब बड़ी के साथ में होंगी यहाँ पे संधि। फणीन्द्र, फणी मतलब सर्प है ना, इंद्र जो, फणी मतलब सांपों का जो राजा है वो कौन है, शेषनाग है, तो शेषनाग को कहते हैं। पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि है ना, इसके साथ आप काफी चीजें सीख रहे हो संधि में। अब आगे हम देखेंगे ई वाले तो हो गया, अब हम ऊ वाले देखेंगे। अभी मैंने आपको उपसर्ग बता दिया, ई हो या ऊ हमेशा छोटे होंगे उपसर्ग में, बड़ी वाले नहीं होते हैं। ठीक है, वही हम देखेंगे गुरु उपदेश, गुरुधन उपदेश। अब आपको याद रखना है, गुरु मतलब बड़ा होता है ना। एक तो हम टीचर को भी कहते हैं, शिक्षक को भी कहते हैं, बड़े को भी कहते हैं गुरु। लेकिन देखिए गुरु तो इतना ऊंचा पद होता है, उसके बाद इसमें कौन सा हुआ है, छोटा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे आपको याद रखना, बड़ा ऊ वाला गलत होता है, हमेशा कैसा होना चाहिए, छोटा ऊ। ये देखिए र में बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि छोटा ऊ बड़ा ऊ कैसे लगाए। छोटा ऊ एकदम सिंपल लगता है, बड़ा ऊ कैसे लगता है, ये घेरा बन के इस प्रकार से लगता है। तो गुरु उपदेश, ये छोटा ऊ मिलके क्या हुआ, बड़ा ऊ हो गया। अगर आपको गुरु उपदेश इस प्रकार से दे दे तो ये आला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मंजूषा में देखेंगे
तो इसमें कौन सा सही होता है? तो मंजूषा में आपको याद रखना है कि छोटा वो होता है, ठीक है। सुंदर को कहते हैं मंजू, उषा मतलब भोर होता है, ठीक है। वही मधुत्सव में देखेंगे तो मधु में भी छोटा ऊ लगाया होगा, बसंत को कहते हैं उत्सव को। विधु में देखेंगे तो विधुधन उदय छोटा ऊ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वधु, वधु में क्या होगा? बड़ा ऊ रहता है, ठीक है। अनुदूत में देखेंगे अनु उपसर्ग है तो छोटा ऊ से बना है, तो अनुधन उदित हो जाएगा। अब वधुत्सव देखेंगे तो वधु मतलब बहू को कहते हैं, ठीक है। तो ये वधु में क्या होगा? बड़ा ऊ रहेगा, ये आपको याद रखना है, वधुत्सव। भूपरी में क्या हो जाएगा? भू मतलब बड़ा ऊ, ठीक है। भूधन ऊपरी, ये आपको याद रखना है। देखिए ये शब्द ऐसा आ जाता है शब्द शुद्धि में इस प्रकार से बड़ा हुआ, ये बड़ी वाला, तो यह अशुद्ध है क्योंकि ऊपरी शब्द संस्कृत का जिसमें छोटी लगी हुई है। आगे हम देखेंगे, इसके हम कुछ टेस्ट देख लेते हैं, है ना, जो पुरानी परीक्षा में आए वो मैंने यहाँ पे दिए। जैसा शताब्दी है तो किससे होगा? ये हो जाएगा शतधन अब्दी, अब्दी कहते हैं वर्ष को, ठीक है। वहीं पे हम सहस्राब्दी देखेंगे, सहस्त्रधन अब्दी हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे मत कर देना आपने, ये त्र नहीं है ना, ये अशुद्ध हो जाएगा। ये जो शब्द है हमारे पास में ये है स और फिर स में ये लगा है र, ठीक है। इस प्रकार से शब्द है, ये सहस्त्र क्या है? अशुद्ध शब्द है, ठीक है। भाई हम देखेंगे अस्ताचल क्या जाएगा? अस्त जिधर होता है सूरज उसको बोलते हैं अस्ताचल, उदयाचल जिधर से सूरज निकलता है उसको उदयाचल बोलते हैं। तो अस्तदान अचल हो जाएगा। अचल किसका पर्यायवाची है? पहाड़ का। चल मतलब चलना, आ लग गया जो चलता ना हो, ठीक है। भाई देहातीत तो ये हो जाएगा, देहा तो कोई शब्द नहीं होता, देह धन अतीत हो जाएगा, ठीक है। अतीत का क्या जाएगा? अति धन ईत, ठीक है। ईद के साथ में होगा अति उपसर्ग है। प्राणायाम का क्या हो जाएगा? प्राण धन आयाम हो जाएगा, ठीक है। आयाम मतलब होता है विस्तार। वही अधीन का देखेंगे तो अधिधन इन हो जाएगा। ये शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, अधीन इस प्रकार से भी लिखा जाता है या फिर आधीन लिखा जाता है, ठीक है। तो दोनों ही क्या है? गलत है। ये बना है अधि और इन से, तो ये क्या हो जाएगा? अधीन हो जाएगा। देशाटन, देश धन अटन। अब देश का अर्थ क्या क्या होता है? देश का एक अर्थ स्थान होता है, देश का एक अर्थ कथन होता है, और देश का एक अर्थ क्या होता है? देश या फिर राष्ट्र, है ना। तो इस प्रकार से 3-4 अर्थ होते हैं उसके। जो देश का, देशाटन मतलब स्थान जो भ्रमण करने जाए। देखेंगे और उदाहरण, पूर्वाहन, ये हो जाएगा पूर्वधन अहन। आपको याद रखना है कि ह आधा हो जाता है और न पूरा हो जाता है जब यहाँ पे संधि होती है ना। अगर इसका विच्छेद करने जाएंगे तब आपको ह को पूरा करना है, इस न को इस न में बदल के आधा करना है। अहन किसको कहते हैं? दिन को कहते हैं, है ना। कुशासन, कुश धन आसन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो अर्थ में भी हो सकता है, कुधन शासन भी बन सकता है ये, ठीक है। अगर अर्थ जिस अर्थ में हम लेना चाहे उस अर्थ में, कुशासन, कुश एक होती है घास होती है, ठीक है, उसका आसन बना है तो उसको कुशासन कहेंगे। अगर हम शासन के बारे में बात करें तो शासन होता है उसमें कु लगा दिया, जो बुरा शासन करे उसको कुशासन कह देंगे। बस श्री, श्रीधन ईश हो जाएगा ये, ठीक है, लक्ष्मी जी को कहते हैं। वहीं पे देखेंगे सुक्ति किससे बना है? सुधन उक्ति से बना है। भानुदय बना है, भानुधन उदय से बना है। विक्षण बना है, विधन इक्षण से बना है। अब आगे हम देखेंगे, ये पुरानी परीक्षा में आए हुए दीर्घ संधि के। विचाराधीन, ये किस किस से बना है? विचारधन आधीन तो शब्द मैंने अभी बताया आपको कि ये बना है अधिधन इनसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अधीन बनेगा, तो ये इसके साथ में सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि शब्द ही गलत है। वही सूर्यास्त देखेंगे तो सूर्य धन अस्त हो जाएगा, ये सही है, सूर्यास्त नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा हमारे पास में। भाई देखेंगे योगाभ्यास, योगा नहीं होता है योग होता है, तो याला योग धन अभ्यास हो जाएगा हमारे पास में।
पराधीन क्या हो जाएगा, पर तो दोनों जगह सही है, आधीन शब्द नहीं होता, हमने ऊपर भी देखा, अधीन होता है तो ये वाला हमारे पास में सही हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे क्या हमारे पास में प्रेरणास्पद, तो ये हमने दीर्घ स्वर संधि में पढ़ा था कि प्रेरणास्पद कुछ नहीं होता है ना, प्रेरणा पद नहीं होता है, प्रेरणास्पद नहीं होता, आस्पद मतलब पैदा करने वाला, तो प्रेरणा को पैदा करे, जो उसको उत्पन्न करे, तो ये हमारे पास में सही हो जाएगा। दीक्षांत का क्या हो जाएगा, दीक्षाधनांत, ये सही है, ठीक है भाई। पूर्वान का क्या हो जाएगा, पूर्वान ये हो जाएगा, हमने अभी पढ़ा ये, ठीक है। अपराह्न हो जाएगा, अपराह्न हो जाएगा। अब हमको पढ़ना है गुण संधि, ठीक है। तो गुण संधि में हमको ये याद रखना है कि पहला नियम, अगर अ आ के बाद में ई और ई आए तो किसमें बदलता है, वो ए में बदलता है। गुण संधि की पहचान अगर आपको शब्दों में ए दिख जाए या फिर ओ दिख जाए या फिर आर दिख जाए तो क्या होंगी, गुण संधि। जैसे आप हमको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ए, ठीक है। तो अब देखेंगे अपेक्षा किससे बना है, अब धन इच्छा से बना है। यहाँ पे प का अ है और यहाँ पे इच्छा का ई है, और ये जब मिलते हैं तो किसमें बदलता है, ए में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, ये दोनों मिलकर क्या बन गया, ए बन गया। भाई उपेक्षा भी उपधन इच्छा हो गया, तो इच्छक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्र उपसर्ग है। यहाँ पे हम उपसर्ग अगर पूछा तो प्रे नहीं होगा, क्या होगा, अगर संधि आती है तो पहले आप इसका संधि विच्छेद कीजिए। एक इससे बना होगा, इधर अ या आ होगा तो प्रा नहीं होता, प्र होता है, तो अ में टूटेंगे प्र, और ये क्या हो जाएगा, इच्छक हो जाएगा। तो इसमें उपसर्ग क्या है, उपसर्ग है इसमें प्र, ते बन जाएगा प्रधान इच्छक, तो इच्छक क्या हो जाएगा, प्रधान इच्छक हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे हम देखेंगे प्रेषित का क्या हो जाएगा, प्रधान ईशित हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या है, आपस में विलोम है। प्रेक्षक होता है भेजने वाला और प्रेषित होता है जो उसको पाए, ठीक है। तो आपस में प्रेक्षक का विलोम क्या हो जाएगा, प्रेषित हो जाएगा, ये प्रेषित ही हो जाएगा इसका विलोम। हमारे पास में एक ये रह गया है ना, इसके बाद में ओ वाला, ये ओ वाला है, आगे पीछे पेज हो गए। तो देखेंगे जब और आ के बाद में ऊ और ऊ आए तो ये ऊ में बदलेगा। जैसे अन्योदर है, अन्य धन उधर हो जाएगा, अन्य मास उत्पन्न वाला, ठीक है। यहाँ का और यहाँ का ऊ मिलकर क्या बन गए, ओ बन गए, ठीक है। देखिए इसमें जो दीर्घ संधि के अपवाद है, गुण संधि के अपवाद है, वृद्धि संधि के अपवाद है, इस पे मैंने वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो, ठीक है। और ये अगर आप देख लेंगे, वो वीडियो देख लेंगे तो आपके जितने भी डाउट है वो सभी खत्म हो जाएंगे। अब देखेंगे सौदर का क्या हो जाएगा, सौदर उदर। चित्रोपम का क्या हो जाएगा, तो आपको एक चीज याद रखना है, जैसे चित्रोपम है, आपको पम कहीं भी दिखता है ना, तो वो बनता है उपमा से, ठीक है। तो यहाँ का आ गायब हो जाता है, तो जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो चित्रधन उपमा हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, उपम कुछ नहीं होता है। तो आपको ये चीज याद रखना, जैसे अगर हमने इसको दोनों को जोड़ दिया संधि की, तो यहाँ का आ क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका लोप हो जाता है। भाई अतिशयोक्ति का देखेंगे तो अतिशय धन उक्ति। अब ये शब्द शुद्धि में अधिकतर पूछा जाता है ना। तो शब्द क्या भाई, देखिए ये शब्द क्या है, अतिशय है, तो यहाँ आधा सौ होने की तो कोई बात ही नहीं है। तो कभी भी आपको याद रखना, अतिशयोक्ति क्या होता है, पूरा सा होता है, ठीक है। अधिकतर ये इस प्रकार से लिखते हैं लोग। तो ये वाला शब्द क्या है, अशुद्ध है। भाई उन्नत देखेंगे तो उन्नत धन उधर हो जाएगा, तो ये और यहाँ का ओ मिलकर क्या हो गया, ओ हो गया। यहाँ का ओ देख के आप ओ देख के पता कर सकते हो कौन सी संधि है, तो इसमें गुण संधि है। भाई हम आगे देखेंगे तो हमारे पास में है, ये हमने पढ़ लिया। आर वाला देखेंगे, सप्तधन ऋषि क्या बनता है, सप्तर्षि। यहाँ का अ और यहाँ का री दोनों मिलकर क्या हो गया, अर हो गया, ठीक है। अब यहाँ का अ निकल गया है, तो ये शब्द हमारे पास में क्या बचा,
ये बच्चा सप्त, ये आधा अ, है ना, और इधर हमने री निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बच्चा है, सी बच्चा है। जब यहाँ का अ और यहाँ का री दोनों मिलके क्या बन गया, आर बन गया, तब ये अ मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये शब्द क्या हो जाएगा, पूरा सप्त हो जाएगा, ठीक है। और ये र क्या हो जाएगा, आधा र है तो आधा र इस पे चढ़ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो ये हो जाएगा सप्तर्षि। तो इस प्रकार से बनेगा भाई। कण्व ऋषि तो कण्वर्षि हो जाएगा, महर्षि क्या हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा, ठीक है। ये वर्षा ऋतु क्या हो जाएगा, वर्षा ऋतु। ये आपको याद रखना अच्छे से, यहाँ पे दोनों जगह क्या होता है, र होता है। यहाँ पे बहुत से लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे, देखिए ये क्या है, शब्द वर्षा है तो यहाँ से आ निकल गया, ये तो ऋतु जैसे का वैसा रहेगा, ये आ निकल गया, और इधर का ऋतु का ये री हमने लिया, तो जो दोनों मिलके क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। तो और यहाँ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा वर्ष पूरा, और यहाँ का र जैसे का वैसा है, ये री हो गया, तू है तो तू और ये र कहा जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा वर्षत्व। इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखेंगे आगे हम, तो ये सर्वोपरि क्या हो जाएगा, सर्वधन ऊपरी हो जाएगा। अल्पेच्छ क्या हो जाएगा, अल्पधन इच्छा। ये आपको याद रखना है कि इच्छा है यहाँ पे, जैसे संधि होती है यहाँ का आ क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो अल्पेच्छा ना होके क्या होगा, अल्पेच्छ होगा। अल्पेच्छा शब्द कैसा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ये जो शब्द है ये क्या है, अशुद्ध है, अल्पेच्छ होगा। भाई चित्रोपम देखेंगे तो चित्रधन उपमा, यहाँ भी आ का क्या हुआ, लोप हो गया। इसके पहले ही मैंने आपको बताया कि उपमा शब्द जब भी आता है, जब वो किसी से जुड़ जाता है तो म का जो आ है इसका क्या होता है, लोप हो जाता है, ठीक है। प्रसिद्धि का क्या हो जाएगा, प्रधान स्थिति, ठीक है। तो इसमें तो क्या है, हाँ ये हम गुण संधि पढ़ रहे हैं ना, ये हमने आगे पढ़ा था, ये जो पुराने पेपरों में आए हैं वो है, ठीक है। सुधारण का क्या हो जाएगा, सधन उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आ दिख रहा है तो यहाँ पे दीर्घ संधि होगी, यहाँ से हम इसका विच्छेद, शोध या फिर शोधा कुछ नहीं होता है, फिर यहाँ पे आहरण या हरण कुछ नहीं होता है ना, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये यहाँ से टूटेगा, ये स उपसर्ग हो गया और बाकी उदाहरण हो गया। जब और उ मिलकर क्या बन गया, ओ बन गया। उपेक्षा का क्या हो जाएगा, उपधन इच्छा हो जाएगा। मानवेतर का क्या हो जाएगा, मानव धन इतर हो जाएगा। यथेष्ट का क्या हो जाएगा, यथाधन इष्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हुआ है, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं आया है ना। ये देखिए प्रेक्षक का हमने आगे पढ़ा था, प्रधन इच्छक बनेगा। यथेष्ट का बन जाएगा यथाधन इच्छा, यहाँ आ का लोप हुआ है, ये चीज याद। यथेच्छा शब्द कैसा है, अशुद्ध है। अंत्योदय क्या हो जाएगा, अंत्योधन उदय हो जाएगा। शुद्धोधन हो जाएगा, शुद्धधन उदन हो जाएगा, ठीक है। नीति हो जाएगा, न धन इति हो जाएगा। नीलोत्पल हो जाएगा, नीलधन उत्पल हो जाएगा। अंकेशन हो जाएगा, अंकधन इक्षण हो जाएगा। ये पिछली परीक्षा में जो आए हैं प्रश्न उसको देखते हैं। महोदय का क्या हो जाएगा, महाधन उदय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का और यहाँ का मिलके ओ बन गया। महोत्सव का क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव हो जाएगा। महोर्मी का क्या हो जाएगा, महाधन उर्मी हो जाएगा। अब ये चीज आपको याद रखना है कि यहाँ उर्मी में हमेशा बड़ा वो होता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ जैसे ही ला प्रत्यय जुड़ता है तो भारी भरकम प्रत्यय होने से जो ऊ है ये क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो उर्मिला में क्या होगा, छोटा ऊ होगा, और उर्मी में क्या होगा, बड़ा ऊ होगा। ये प्रेक्षण का प्रयोधन इक्षण, प्रेक्षक का प्रयोधन इक्षक, प्रेषित का प्रयोधन स्थिति, प्रेषण का प्रयोधन ईशान, ये हमने आगे पढ़ लिया है ना। अब यह है भारत का क्या हो जाएगा, भारतेंदु का भारत धन, भारत धन इंदु हो जाएगा, ठीक है। इंदु किसको कहते हैं, चंद्रमा को।
और भारत का चंद्रमा किसको कहा जाता है? भारत तेंदु को कहा जाता है। इतर क्या हो जाएगा? इतर इतर दोनों जब यहाँ का क्या है और यहाँ का ई है तो ये क्या बन जाएगा? ए, तो इतरेतर हो जाएगा। ठीक है, इतरेतर मतलब और या अन्याय, है ना। अल्पधन इच्छा क्या हो जाएगा? अल्पेच्छ होगा, आ नहीं आएगा यहाँ पे। अल्पेच्छ शब्द कैसा है? अशुद्ध है। ठीक है, यथाधन इच्छा क्या हो जाएगा? यथेच्छ हो जाएगा। यहाँ से भी आकर क्या हुआ है? लोप हुआ है। यथेच्छ शब्द कैसा हो जाएगा हमारे पास में? अशुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने गुण संधि तक के पढ़ लिए। अब इसका जो अगला पार्ट बनाएंगे उसमें हम वृद्धि संधि पढ़ेंगे और यन संधि अयादि संधि को पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजन संधि वगैरह, है ना, उसकी अलग वीडियो बनाएंगे। तो 2 या 3 वीडियो में पूरी संधि कंप्लीट होगी हमारे पास में। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, और कोई डाउट है आपको, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर आपको अगली वीडियो में उसको समझा दूंगा। धन्यवाद।